Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I am going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. And the chapter is national integration. स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह दोस्तों थोड़ी बहुत हो सकती हैं, प्लीज़ उसको आप इग्नोर ज़रूर कीजिएगा बिकॉज यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश छोटे बच्चों की तरह सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो आपको बेसिकली इंडियन पॉलिटी के सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने आया हूँ ताकि आप अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर सकें और आपको एग्जाम्स फाइनली देने में और उसको समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए प्लीज़ छोटी मोटी गलतियाँ प्रिपरेशन के दौरान स्लाइड्स को या फिर मटेरियल को बनाने के टाइम थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, उन गलतियों को प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो दोस्तों नेशनल इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है उसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है। आसान इसलिए दोस्तों क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब एकता। अब हमारे भारत को विविधताओं का देश बोला जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है और ये बात सच भी है दोस्तों कि हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। हमारे देश में इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग विद डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, बिलीफ सिस्टम्स एंड सो ऑन रहते हैं और उन सभी को एक नेशन के अंडर, एक चार दीवार के अंदर अपने आप को एज एन इंडियन एंटिटी मेंटेन करके सबको यूनिटी से मिलजुल कर खुशहाल तरीके से रहना है। तो कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक पॉलिटी के एंथुसियास्ट को दिमाग में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े डाइवर्स देश को इंटीग्रेट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि उसको इंटीग्रेटेड रखने में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और समस्याएं समय समय पे देश में आती रही हैं और आने वाले समय समय पे भी आ सकती हैं। तो उसके लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो उसी हिसाब से बनानी होंगी गवर्नमेंट को। डायनेमिक दोस्तों ये इसलिए चैप्टर है क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो लॉज हैं वो समय समय पे बदलते रहते हैं और पूरा आगे मैं आपको बताऊंगा भी डिटेल में कि प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड। वो जब चाहे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को रिवाइव कर सकते हैं, रिवाइटलाइज कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि आप नेशनल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए नए नए पॉलिसीज़ को बनाओ। तो समय समय पे इससे रिलेटेड ब्रीफ पॉलिसीज़ जो चेंज हो सकती हैं, बट मैं आपको चैप्टर का ब्रीफ ओवरव्यू और करेंटली मोस्ट रिसेंट एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से चैप्टर को मैं आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो जितना यहाँ तक के है और वो पूरा का पूरा आपका इजीली लक्ष्मीकांत की बुक में जो दिया हुआ है वो आपका पूरा का पूरा इजीली कवर हो जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, न्यूज़पेपर्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह बिना मेरे कहे अंडरस्टूड होना चाहिए कि आप सभी को पढ़ते रहना चाहिए और आप यदि पढ़ते रहेंगे तो जो आंसर्स और क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, खास करके मैं मेंस की दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तो मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे लेक्चर्स के बाहर ऐसा कुछ भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे लेक्चर्स के बाहर से इंडियन पॉलिटी में आने वाला है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और प्रिलिमिनरी स्टेज की जो एग्ज़ाम है उसमें मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि मेरे लेक्चर के बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बट मेंस खास करके दोस्तों जहाँ पे आपको आंसर लिखने की बात आती है, जहाँ पे आपको सही से अपने विचार और ओपिनियंस प्रेजेंट करने की बात आती है, तो वहाँ पे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल्स पता होंगे, प्लस साथ में जो करंट अफेयर्स जो जीके में उससे रिलेटेड चीज़ें चल रही वो पता होंगी। तो दोनों मिला करके आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं और एक अच्छा आंसर लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों नेशनल इंटीग्रेशन का पहले हम मतलब समझते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बट एक अगर डेफिनेशन इंग्लिश में अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए आए तो आपको पता होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मायरन वाइनर, नेशनल इंटीग्रेशन implies avoidance of divisive movement that would balkanize the nation and presence of attitudes throughout the society that give preference to national and public interest as distinct from parochial interest। parochial का मतलब होता है दोस्तों लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड इंटरेस्ट जो है वो देश से बढ़कर नहीं होने चाहिए। अगर कोई कम्युनिटी, कोई समाज या कोई व्यक्ति, कोई इंसान अगर अपने लोकल और सेल्फ सेल्फ इंटरेस्ट को अपने देश के इंटरेस्ट के ऊपर रखने लगेगा तो स्वाभाविक बात है कि वो देश से अलग होना चाहेगा।
देश को वो सेपरेट करना चाहेगा, अपनी आइडेंटिटी देश से ऊपर बनाना चाहेगा। और अगर ऐसा वो करता है तो ये देश के सेहत के लिए, यूनिटी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए बहुत हानिकारक है। इस वजह से दोस्तों नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग आपको समझना चाहिए कि अवॉइडेंस ऑफ डिविसिव मूवमेंट्स, सेपरेटिस्ट और डिविजिव जो मूवमेंट है जो देश का बंटवारा कर देगी छोटे छोटे टुकड़ों में, उनका अवॉइडेंस और पेरोशियल इंटरेस्ट से ऊपर देश के इंटरेस्ट को देखना, दैट इज कॉल्ड नेशनल इंटीग्रेशन। तो अब नेशनल इंटीग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, मैंने आपको बताया खास करके फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। तो चैलेंजेस क्या क्या हमारे सामने नेशनल इंटीग्रेशन के, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं? एक हो सकता है दोस्तों रीजनलिज्म, दूसरा हो सकता है कम्युनलिज्म, तीसरा हो सकता है कास्टिज्म एंड फाइनली चौथा हो सकता है लिंग्विज्म। इनका सबका टर्म्स का क्या क्या मीनिंग है? वैसे तो इंग्लिश भाषा में जो लोग जानते हैं उनको मीनिंग क्लियरली समझ में आ रहा होगा, बट एक एक टर्म को हम और बारीकी से और डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला दोस्तों रीजनलिज्म। रीजनलिज्म का अर्थ होता है टेरिटोरियल लॉयल्टी। टेरिटोरियल लॉयल्टी का मतलब होता है कि मेरे को अपने जिस एरियाज में मैं रहता हूँ उस एरिया से बहुत ज़्यादा प्यार है। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लोग जो है साउथ में रहते हैं या साउथ इंडिया में या कोस्ट के पास रहते हैं, तो उनको कोस्ट के पास वाले एरिया से इतना ज़्यादा प्यार है कि वो उस कोस्ट के पास वाले एरिया को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्योंकि उनके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनका प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन जुड़ा हुआ है। हो सकता है वो फिशरमैन है जो उनकी जिसकी ज़िंदगी ही फिश से चलती है, और वो ओशन में जब तक फिशिंग नहीं करेगा जा करके तब तक के उसकी ज़िंदगी नहीं चल सकती, या फिर उसके वो पैदा वहीं हुआ, उसके बाप दादा वहीं पैदा हुए, तो सारे के सारे उसके इंटरेस्ट उससे जुड़े हुए हैं, उसकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। या फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई बंदा है जो कि जंगल से बहुत प्रेम करता है, तो उसे वहाँ के जंगल, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ का फ्लोरा एंड फौना, वहाँ का क्लाइमेट इतना ज़्यादा सूट करता है कि कि वो अपने उस एरिया को छोड़ करके सिटी के एरिया में या मॉडर्न एरिया में नहीं आना चाहता है। तो रीजनलिज्म का मतलब होता है टेरिटोरियल रॉयल्टी। 6 तरह के इसके फॉर्म्स होते हैं। क्या क्या होते हैं दोस्तों? एक होता है सन्स ऑफ सॉइल थ्योरी। सन्स ऑफ टॉयल का मतलब, थ्योरी का मतलब होता है माटी के पुत्र। हिंदी में इसको मैं लिटरली ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब होता है माटी के पुत्र। माटी के पुत्र का मतलब होता है कि लोग ये मानते हैं कि जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं उसी मिट्टी के हम पुत्र हैं और हम अपनी जमीन की प्रति वफादार होंगे। और इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट जॉब्स में भी ऐसे लोकल प्रेफरेंस जो है देने के लिए जो है सन्स ऑफ सॉइल थ्योरी जो है एडवोकेट करती है। वो ये कहती है कि मिट्टी के जो पुत्र हैं, जो लोकल लोग हैं, उन्हीं को सरकार में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों सेसेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन। सिंपल सी बात है दोस्तों, भारत देश से अलग होकर अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। खालिस्तान, मिजोज, नागाज, ये सब नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। खालिस्तान जो है पंजाब से ऊपर का एरिया है, जो पाकिस्तान का बॉर्डर वाला एरिया है, वो उसको खालिस्तान बोलते हैं। तो दीज आर द पीपल जो इंडियन यूनियन से अलग होना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग हैं दोस्तों जो इंडियन यूनियन से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन वो इंडिया में ही अलग से स्टेट बनाना चाहते हैं। जो मीजोज है, नागाज है, ये तो पूरा का पूरा कहना चाहते हैं कि हमें अपने देश से ही अलग कर दो। खालिस्तान वगैरह ये कहते हैं कि हम इंडिया का पार्ट ही नहीं होना चाहते। दैट इज सिसेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन। बट एक हो सकता है दोस्तों सेपरेट स्टेटहुड। सेपरेट स्टेटहुड का मतलब वो कहते हैं ठीक है हम तुम्हारे देश में तो रहेंगे, लेकिन हम अलग स्टेट चाहते हैं। तुम्हारा जो पुराने स्टेट्स है, तुम्हारे पुराने एरियाज हैं, वो हमें पसंद नहीं है, तो हम अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस चाहते हैं, अपना सेपरेट स्टेट चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे तेलंगाना हो सकता है, बोडोलैंड हो सकता है, उत्तराखंड हो सकता है, इस तरह के बाकी स्टेट्स हैं। तेलंगाना और उत्तराखंड ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, बोडोलैंड जो है अभी बना नहीं है, लेकिन इसकी भी मांग चल रही है। दूसरा हो सकता है दोस्तों यूटीज वांट टू हैव फुल स्टेटहुड। बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें यूनियन टेरिटरी का दर्जा क्यों दिया गया है, हमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों डाला गया है, हमें अपनी पावर्स खुद दो, हमें अपने गवर्नेंस चलाने की खुद पावर्स दो, हमें अपना खुद का सेपरेट स्टेटहुड दो। तो ये भी बहुत सारे यूटीज की मांग है। इसके अलावा इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स एंड रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो किसी नदी के पानी के लिए डिस्प्यूट करते हैं, कहते हैं हमारा पानी है, हमारा पानी है। नेचुरल रिसोर्सेज है, किसी एक का अधिकार किसी दूसरे से ज़्यादा कैसे हो सकता है, तो इस पे बहुत ज़्यादा समय तक डिस्प्यूट चलता है। मोस्ट नोटेबल जो इसमें से है दैट इज द कावेरी वाटर डिस्प्यूट। इनफैक्ट इसी की वजह से कावेरी वाटर डिस्प्यूट पे पूरा का पूरा एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है। तो ट्रिब्यूनल इज इम्पोर्टेंट, पूरा का सोचो पूरा इतना बड़ा इंटरस्टेट वाटर ट्रिब्यूनल कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स को खास करके सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। तो सोचिए दोस्तों कितना बड़ा ये इशू है। तो इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी बहुत समय तक रहते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन विद रीजनल मोटिव विच एडवोकेट्स मिलिटेंट अप्रोच इन परसुइंग पॉलिसीज एंड गोल्स। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो मिलिटेंट अप्रोच यानी कि डंडे का जोर, मार काट, लड़ाई झगड़ा तक के लेवल पे जाने को भी तैयार होते हैं अपने इंटरेस्ट को पूरा और फुलफिल करने के लिए। यानी कि अपने रीजनल इंटरेस्ट, लोकल इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए वो किसी भी हदों तक जा सकते हैं, मारकाट तक, मिलिटेंट ग्रुप्स के लेवल तक जाने को तैयार हैं। उदाहरण लाइक शिवसेना, तमिल सेना, हिंदी सेना,
ये जितनी भी पार्टीज हैं ये अपने इंटरेस्ट के लिए बहुत नेक्स्ट लेवल तक जाती हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों, तो ये आपके 6 पॉइंट्स थे। तो आप टेरिटोरियल लॉयल्टी के जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो 6 तरीके से हो सकते हैं। इन 6 तरीकों को मैं उम्मीद करता हूँ आप याद रखिएगा, क्योंकि वैसे बड़े सिंपल हैं, लेकिन अगर आप ये 6 तरीकों को याद रखेंगे तो आप आंसर अगर नेशनल इंटीग्रेशन से कभी भी आता है रिलेटेड, तो इन 6 पॉइंट्स को आप जरूर अपने रीजनलिज्म के पॉइंट में इंक्लूड करिएगा, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है इट मींस लव फॉर वंस रिलीजियस कम्युनिटी इन प्रेफरेंस टू नेशन, पार्टीशन बीइंग द बिगेस्ट। वैसे तो कम्युनलिज्म का अगर लिटिल मीनिंग देखें दोस्तों तो लव फॉर वंस कम्युनिटी होता है, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इट इज लव फॉर वंस रीजनल रिलीजियस कम्युनिटी। यहाँ पे इट रिलेट्स टू रिलीजन। तो नेशन के प्रेफरेंस में अगर किसी का मान, इमाम, किसी का धर्म और ज्यादा बड़ा उसके लिए बन जाए, उसके लिए नेशन के ऊपर वो अपने धर्म को अगर रखने लग जाए, तो वो होता है कम्युनिज्म की भावना। और इसमें जो है पार्टीशन जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। अब इसके मैनिफेस्टेशंस क्या है दोस्तों? मैनिफेस्टेशन ये फॉर्मेशन ऑफ पार्टीज बेस्ड ऑन रिलीजन, अकाली दल, मुस्लिम लीग, शिवसेना। अब देखिए दोस्तों, हमारा देश वैसे तो सेक्युलर कंट्री है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा हमारे प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया। तो यानी कि हमारा देश किसी भी रिलीजियस लाइंस पे डिवाइडेड नहीं हो सकता। किसी भी रिलीजन, कोई भी एक स्टेट अपना एक स्टेट रिलीजन एम्ब्रेस नहीं कर सकता है। तो नॉर्मली तो ये होना चाहिए दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी कम्युनलिज्म की वजह से सेकुलर कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचे हमारे देश में। बहुत सारी पार्टीज जो है हमारे देश में, पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजन के बेसिस पे बनाई गई हैं। उसके बेस्ट उदाहरण अकाली दल, मुस्लिम लीग, शिवसेना जैसी पार्टीज हैं, जो कि मुस्लिम या हिंदू लाइंस पे ऑर्गेनाइज की गई हैं। दूसरा हो सकता है दोस्तों इमरजेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। अगेन दोस्तों, जिस प्रकार पॉलिटिकल पार्टीज को बनाया गया है, ठीक उसी प्रकार प्रेशर ग्रुप्स भी रिलीजियस लाइंस पे बेस्ड हैं। बेस्ट एग्जांपल दोस्तों आरएसएस है, वीएचपी है, जमाती इस्लामी है एंड सो ऑन। इसके बाद दोस्तों कम्युनल राइट्स आर अनदर मैनिफेस्टेशन। समय समय पे भारत के जब आप इतिहास देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत समय ऐसे आए हैं इंसिडेंट जहाँ पे राइट्स हुए हैं, मारकाट हुई है, दंगा हुए जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बेस्ट एग्जांपल भी गोधरा राइट्स इन गुजरात, जहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को मार काट दिया था। और भी कई एग्जाम्पल है, बट एक एग्जाम्पल मैं आपको वहां से दे रहा हूँ। तो कम्युनल राइट्स भी एक एग्जाम्पल है। इसके बाद दोस्तों डिस्प्यूट ओवर रिलीजियस स्ट्रक्चर लाइक टेम्पल्स, मॉस्क एंड अदर्स। ये तो दोस्तों आदिकाल से चलता आ रहा है। क्वाइट रिसेंटली ही राम जन्मभूमि का भी डिस्प्यूट जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको फाइनली रिजॉल्व किया है और राम टेम्पल बनाया जा रहा है। बट ये डिस्प्यूट सोचिए दोस्तों कितने सालों से चल रहा था। 1960 से भी पहले से, बहुत समय से, 100-200 सालों से पहले से ये चल रहा था डिस्प्यूट। तो टेम्पल्स, मॉस्क और अदर्स के बीच में, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हमारे देश में चलते हुए आए हैं और आज भी चल रहे हैं। ये भी कम्युनलिज्म का ही एक मैनिफेस्टेशन है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कास्टिज्म में। नाम से ही दोस्तों समझ में आ गया होगा, लव फॉर वंस कास्ट इन प्रेफरेंस टू जनरल नेशन। जब देश के इंटरेस्ट के ऊपर अपने कास्ट को, अपने क्रीड को आप इंपॉर्टेंस ज्यादा देने लग जाते हैं, इसी को हम कास्टिज्म बोलते हैं। कास्टिज्म के क्या मैनिफेस्टेशन है दोस्तों? सिंपल है, अगेन फॉर्मेशन ऑफ पार्टीज ऑन कास्ट बेसिस। जिस प्रकार रिलीजियस लाइंस पे पार्टीज बनती हैं, उसी प्रकार पार्टीज कास्ट बेसिस पे भी बनती हैं। बेस्ट एग्जांपल क्या है दोस्तों? केरला पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, डीएमके, साउथ की पार्टी, ये सब क्या है? कास्ट लाइंस पे दोस्तों ऑर्गेनाइज पार्टीज हैं। रिलीजन पे ऑर्गेनाइज नहीं है, किस पे ऑर्गेनाइज है? कास्ट पे। यूपी में भी आप देखेंगे तो जो पॉलिटिक्स चलती है बहुत ही ज्यादा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। बिहार में भी आप देखेंगे तो कास्ट बेस्ड बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है। आज भी दोस्तों, आज भी इतने मॉडर्न जमाने में आने के बाद भी मैं सोचता था कि अनटचेबिलिटी वगैरह खत्म हो गई होगी, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों न्यूज़पेपर्स वगैरह जब मैं पढ़ता हूँ तो आज भी मुझे देखने को मिलता है कि अनटचेबिलिटी आज भी हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। कम हो गई है बहुत, लेकिन फिर भी यूपी जैसे स्टेट में आज भी गांव में आप जाएंगे तो अनटचेबिलिटी प्रेवलेंट है। नेक्स्ट आती है दोस्तों कास्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हायर एंड लोअर कास्ट। होते ही रहते हैं दोस्तों। जिस प्रकार रिलीजन्स के बीच में कम्युनल राइट्स होते हैं, उसी प्रकार हायर और लोअर कास्ट के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। इवन वायलेंट एजिटेशंस भी होते हैं। खास करके रिजर्वेशन पॉलिसी दोस्तों, रिजर्वेशन पॉलिसी जो दी गई है वो कास्ट के बेसिस पे दी गई है। व्यक्ति ट्राइबल है या शेड्यूल कास्ट है, उसको रिजर्वेशन दी गई है और रिजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा दंगे हुए हैं, बहुत ज्यादा उस पर राइट्स लाइक सिचुएशन भी क्रिएट हुई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कई बार क्रिएट हुई है रिजर्वेशन को लेकर के। अभी बीच में रिसेंटली कुछ समय पहले SC ST बिल को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया था, उसमें चेंजेस। तो सारे के सारे जो रिजर्व लोग थे वो उन्होंने हड़ताल कर दी थी, दंगे कर दिए थे। कुछ जगह पे तो ऐसा भी सुनने में आया था कि लोगों का कत्ल भी हुआ है।
खास करके मध्य प्रदेश से मेरे को अगर याद हो, न्यूज़ अगर मेरे को सही से याद है तो एमपी में पूरा का पूरा घेराबंदी, मारकाट, लड़ाई झगड़ा चंबल ने या कौन से एरिया में हुआ था। सो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस दोस्तों कई सारी क्रिएट होती रहती हैं कास्ट के बेसिस पे, मेरे कहने का मतलब ये है। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। इसके बाद दोस्तों इमरजेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, अगेन सेम चीज दोस्तों, जिस प्रकार पॉलिटिकल पार्टीज इसके बेसिस पे कास्ट बेसिस बनती है, ठीक उसी प्रकार प्रेशर ग्रुप बनते हैं। एग्जाम्पल आप याद रखिए, क्या? हरिजन सेवक संघ, क्षत्रिय महासभा, नादर एसोसिएशन। तो ये सब जो लोअर कास्ट हैं दोस्तों, उनके प्रेशर ग्रुप्स हैं जो सरकार पे दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाए। अलॉटमेंट ऑफ पार्टी टिकट्स और सीओएम ऑन कास्ट बेसिस। पार्टी के जो टिकट्स है दोस्तों, सोचिए पार्टी के टिकट्स तक के कास्ट के बेसिस पे दिए जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कास्ट के बेसिस पे सोचिए बनाए जाते हैं। आप सोचिए इससे ज्यादा और क्या कास्ट का इन्फ्लुएंस होगा हमारी सोसाइटी पे। और यहाँ तक के दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स की पोस्टिंग भी कास्ट के बेसिस पे की जाती है, क्योंकि जो गांव और लोकल एरिया है वो कास्ट से इतना आइडेंटिफाइड है कि अगर कोई उनके अगेंस्ट वाले कास्ट का ऑफिसर, कलेक्टर या वहाँ का एसपी यदि बन जाए तो उसको बिल्कुल लोग कोऑपरेट ही नहीं करेंगे उसके साथ। उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिसिंग को कैरी आउट करने के लिए। इसलिए कास्ट के बेसिस पे उस एरिया के ऑफिसर्स तक को चुना जाता है। यहाँ तक की खबरें भी मैंने सुनी है और काफ़ी कनेक्टेड रहा हूँ मैं इंडिया के पॉलिटिकल सीन से, सो एट द कोर लेवल, तो इसलिए मैं काफ़ी सारी खबरों के बारे में मैंने जो सुना है और जाना है अपनी लाइफ में। तो सोचिए इतना ज़्यादा कास्ट हमारे देश में घुसा हुआ है। उसके बाद आता है दोस्तों लिंग्विज्म। लिंग्विज्म का नाम से एकदम क्लियरली समझ में आता है कि लव फॉर वंस लैंग्वेज प्लस हेट्रेड टुवर्ड्स अदर लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। लिंग्विज्म का सिर्फ यही मतलब नहीं होता है कि लव फॉर वंस लैंग्वेज, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज को प्यार तो करता ही है, बट साथ ही साथ लिंग्विज्म का मतलब होता है लव फॉर वंस लैंग्वेज बट हेट्रेड टुवर्ड्स अदर लैंग्वेज, यानी कि वो दूसरों को, दूसरी लैंग्वेजेस को हेट करता है। दैट इज लिंग्विज्म, दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करता है। और सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल इसका आप साउथ में देखेंगे, या फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्टार्टिंग में स्टेट देश में बनाए गए थे, वो स्टेट शुरू में लैंग्वेज के बेसिस पे ही बनाए गए थे और उन्हीं के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज भी किए गए थे। इसके बाद दोस्तों लैंग्वेज का प्रगाढ़ जो इन्फ्लुएंस है वो आप देख सकते हैं कि हमारे देश में एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। इनफैक्ट पूरा का पूरा चैप्टर ही हमारे लक्ष्मीकांत की बुक में ऑफिशियल लैंग्वेज पे दिया हुआ है। उस चैप्टर को भी मैं डेफिनेटली लेक्चर में बनाऊंगा, बड़ा सिंपल सा इजी चैप्टर है। बट हमारे यूनियन ने भी बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज किया है। तो आपको क्लियरली वहां पे समझ में आ रहा है कि किस प्रकार लिंग्विज्म हमारे देश में प्रेवलेंट है। तो ये जो चार चीजें थी दोस्तों, ये हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के सामने बाधाएं यानी ऑब्स्टिकल्स थे। मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आप उनको याद रख सकते हैं, ठीक है। और हमने एक एक पॉइंट आसानी से डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं दोस्तों, ये तो हमने बाधाएं देख ली। अब हम आते हैं कि भाई इन बाधाओं को ओवरकम कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो किसी भी गवर्नमेंट के सामने यही है कि बाधाओं को वो ओवरकम करे। बाधाओं यानी चैलेंजेस को वो पार करके, चैलेंजेस को पार करके अपने गोल्स को, अपने एम्स को फुलफिल करे, क्लैरिफाई करे, मतलब फुलफिल करे, अचीव करे। तो कैसे करते हैं दोस्तों? उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज सरकार ने की है वो ये की है कि उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की स्थापना करने की कोशिश की। सबसे पहला नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एक बॉडी बनाने की कोशिश की जो सरकार के पॉलिसीज ऐसी बना के देगा, सजेस्ट करेगा, जो देश के इंटीग्रेशन में, देश की एकता में, एकता को बढ़ाने में, प्रबल करने में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम डिटेल में देखेंगे कि इसके मेंबर्स कौन है, पावर्स, फंक्शंस क्या है। बट सबसे पहला जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है 1961 में बनाया गया था न्यू दिल्ली में। उस समय में पीएम उसके चेयरपर्सन थे, होम मिनिस्टर थे, सीएम थे, 7 लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज थे, चेयरमैन ऑफ यूजीसी था, 2 एजुकेशनिस्ट, कमिश्नर ऑफ एससीज एंड एसटीज थे। इसके अलावा 7 पीपल नॉमिनेटेड बाय पीएम इसके मेंबर्स थे। बट ये आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको क्रॉस कर दीजिए। खाली आपकी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आज के जो करंट सिनेरियो है इसमें चीज़ें टोटली चेंज हो चुकी हैं और बीच में समय समय पर ये जो मेंबरशिप है बहुत ज़्यादा तरीके से वेरी होती रही है। तो आप हम हर समय की बिल्कुल भी आप याद नहीं रख पाएंगे और मुझे लगता भी नहीं है कि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट हमारी बुक में दिया हुआ है तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये डेटा आपके सामने दे दिया। उस समय उसका काम क्या था दोस्तों? काम ये था, इट वाज डायरेक्टेड टू एग्जामिन प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन प्लस मेक नेसेसरी रिकमेंडेशंस। तो उस समय यही बोला गया था खाली इसको कि आप जो नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड बाधाएं हैं उससे रिलेटेड आप नेसेसरी रिकमेंडेशन सरकार को पॉलिसी बनाने में दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, रिपोर्ट पब्लिश कीजिए और सरकार को रिकमेंडेशन दीजिए।
इसके अलावा कोई भी और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया गया। उसके बाद दोस्तों ये इसके बाद लोग इसको भूल गए। भूलने के बाद ठीक है, समय हो गया, जो भी उसने थोड़ा बहुत काम किया होगा, बट बहुत ग्राउंड लेवल पे जो है इतना ज़्यादा काम कर नहीं पाया, क्योंकि इसके रोल्स बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं थे, बहुत ज़्यादा पावर्स इनको दी नहीं गई थी। इसलिए 1968 में दोबारा से इसको रिवाइव किया गया। रिवाइव करने के बाद देखा गया कि भाई मेंबरशिप को इसकी और इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इंक्रीज करने से ज़्यादा लोगों को हम नेशनल इंटीग्रेशन के फोर फ्रंट में ला पाएंगे। तो जो इंक्रीज है उसको साइज को 39 से 55 में इंक्रीज कर दिया गया, और इंडस्ट्री, बिजनेस और ट्रेड यूनियन जैसी जगहों के भी लोगों को उसके अंदर, रिप्रेजेंटेटिव्स को उसके अंदर इंक्लूड किया गया। और उसके बाद कमेटी बनाई गई। कमेटी जो है वो पार्टीज को अपील करती थी, ऑर्गेनाइजेशंस, प्रेस को अपील करती थी टू मोबिलाइज कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ सोसाइटी। सिर्फ इतना काम। तो बेसिकली 1968 में इसको मेंबरशिप को इंक्रीज किया गया, और इंक्रीज करके पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस को बेसिकली अपील करते थे कि कंस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ सोसाइटी को आप मोबिलाइज करो, नेशनल इंटीग्रेशन के बीच में अवेयरनेस फैलाओ, उसके इंपॉर्टेंस को लोगों को बताओ, और प्रयास करो कि नेशनल इंटीग्रेशन और स्ट्रांग हो सके। फिर दोस्तों दोबारा कुछ खास इसमें अचीव हो नहीं पाया, क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा पावर्स रोल्स इसके डिफाइंड नहीं थे, और बहुत सारी समस्याएं जो है इसके सामने आने लग गई। तो फाइनली वो ग्राउंड लेवल पे कुछ बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं कर पाया। तो नहीं कर पाया, तो फिर फाइनली इसको 1980 में दोबारा रिवाइव किया गया। जैसे रिवाइव किया गया, फिर से इन्होंने इसकी मेंबरशिप को और इंक्रीज किया, और इंक्रीज करके और ब्रॉड बेस बनाने के बाद, साथ ही साथ इसके बाद इन्होंने पहली बार ऐसा किया कि इनके एजेंडा में 3 आइटम को इंक्लूड किया गया। 3 आइटम्स इन द एजेंडा जो है इंक्लूड किया गया। और एजेंडा में इंक्लूड करने का कारण ये था ताकि ये जो काउंसिल है ये खाली डिफंक्ट बॉडी की तरह ना बैठा रहे, बल्कि गोल ओरिएंटेड और फोकस होकर के अपने काम को कर सके टारगेटेड वे में, ताकि कुछ ना कुछ सब्सटेंशियल ग्राउंड लेवल पे अचीव कर पाए। क्या क्या 3 आइटम्स थे? पहला था प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल हार्मनी, दूसरा था अनरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, तीसरा था नीड फॉर न्यू एजुकेशन सिस्टम। तो ये जो 3 प्रॉब्लम्स थी उस समय सबसे प्रेवलेंट प्रॉब्लम थी 80s में। एक तो थी कम्युनल हार्मनी, क्योंकि 80s में बहुत ज़्यादा कम्युनल प्रॉब्लम्स जो है इंडिया में देखने को मिली थी। नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट चल रहा था, और साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात वहाँ पे चली थी। और पहली बार स्टैंडिंग कमिटीज़ को एनआईसी ने सेटअप किया। इसके बाद दोस्तों 6 साल तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद 1986 में दोबारा से इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। मेंबरशिप इंक्रीज पास रेजोल्यूशन टू फाइट टेररिज्म इन पंजाब। 1986 के दौरान पे दोस्तों पंजाब में टेररिज्म अपने पीक पे था। उस समय टेररिज्म एक बहुत ही एक ऐसी डिट्रीमेंटल एक्टिविटी थी जो नेशनल इंटीग्रेशन को बहुत चोट पहुंचा रही थी। तो इसीलिए नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का ये एजेंडा सेटअप किया गया कि टेररिज्म जो है पंजाब में उसको फाइट करने की पूरी कोशिश करेगी, और 21 मेंबर की कमेटी को बनाया गया टू फंक्शन ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस फॉर द कम्युनल हार्मनी एंड नेशनल इंटीग्रिटी। तो 21 मेंबर कमेटी। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि इन सभी पॉइंट्स को आपको एज इट इज वर्ड बाय वर्ड रिमेंबर करना पड़ेगा या करना चाहिए, क्योंकि समय समय पे बहुत ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर आए हैं। बट लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप एक रफ आइडिया अपने दिमाग में जरूर रखें कि कौन सी डेट्स पे क्या क्या चेंजेस आए थे, ताकि अगर कभी क्वेश्चन आता है, मुझे नहीं लगता प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, बट अगर मेंस में नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और आप इन डेट्स के साथ सही से कोट्स करके और सही हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ अगर लिख पाएंगे, तो आपके आंसर को 4 चांद लग जाएंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों फिर 4 साल बाद 1990 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट हेड बाय वीपी सिंह रिकॉन्स्टिट्यूट एनआईसी स्ट्रेंथ इंक्रीज टू 101 एंड टुक मोर स्पेसिफिक प्रॉब्लम लाइक राम जन्मभूमि कश्मीर। तो देखिए दोस्तों 1990 में मतलब बेसिकली आप देख रहे होंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो भी रिसेंट समय की और दौर की जो सबसे हीटेड और बर्निंग प्रॉब्लम चल रही है, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन की, देश के नेशनल इंटीग्रेशन के सामने डिट्रीमेंटल हो सकती है, उस प्रॉब्लम को ये टेकअप किया है इसने। तो वीपी सिंह गवर्नमेंट जो है उस टाइम पे था, उसने रिकॉन्स्टिट्यूट किया और मेंबरशिप को 101 तक इंक्रीज किया। उस समय की प्रॉब्लम्स क्या थी? कश्मीर की प्रॉब्लम इशू आने लग गया, राम जन्मभूमि की प्रॉब्लम्स आ गई, तो ये सारे इश्यूज को एड्रेस किया गया। फिर दोस्तों 10-20 साल ऐसे ही पड़ा रहा। 2005 में जाके यूपीए गवर्नमेंट ने फिर से उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया, और पीएम ऑब्वियसली उसके चेयरपर्सन थे मनमोहन सिंह, और उन्होंने 103 मेंबर उसके अंदर डाले। और 2005 के बाद फिर 14th मीटिंग जो है 2008 में इसकी बुलाई गई। इन द बैकड्रॉप ऑफ कम्युनल वायलेंस, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अमंग माइनॉरिटीज, एससी एसटी एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इंटीग्रेशन,
removal of regional imbalances, caste and identity divisions, prevention of extremism, promotion of communal harmony, security among minorities and equitable development more stress upon। तो ये जितने भी मुद्दे मैं आपको ऊपर लिखे हुए हैं, ये सारे मुद्दों पे 2008 की 14th मीटिंग में जो है संबोधित करते हुए इन मुद्दों को टेकअप किया गया और इन मुद्दों से रिलेटेड जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, वो एनआईसी को कहा गया कि आप इसको बना करके दें। फिर in April 2010 again reconstituted under UPA government, NIC had 147 members including union ministers, leader of opposition Lok Sabha, Rajya Sabha, CM of all states and UTs with legislatures, communalism, casteism and regionalism. Also the standing committee was constituted। तो फिर 2010 में दोस्तों रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, 147 मेंबर्स उसमें डाले गए। जो मेंबर्स हैं यूनियन मिनिस्टर्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। और कम्युनलिज्म, कास्टिज्म एंड रीजनलिज्म, ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा दोस्तों, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। और इन 3 मैटर्स को फोकस करते हुए, एजेंडा पे देखते हुए इन 3 मैटर्स पे फोकस किया गया एंड स्टैंडिंग कमिटी वाज आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड। फिर से 2011 में 15th मीटिंग जो है हेल्ड की गई एंड उसमें क्या-क्या मुद्दे डिस्कस किए गए, मेजर्स टू कर्ब कम्युनलिज्म, कम्युनल वायलेंस, मेजर्स टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, हाउ टू कर्ब रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। तो ये प्रॉब्लम 2011 में डिस्कस की गई। खास करके रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ इन नेम ऑफ रिलीजन कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया एक पॉइंट ऐड किया गया था, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, प्लीज इसको याद रखिएगा। क्योंकि जो जवान बच्चे हैं उनका ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट हो गई थी रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जैसी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे हमारे देश में क्रीप करने लग गई थी इन द स्टेट्स, खासकर ऑफ छत्तीसगढ़, है ना, चाहे झारखंड, ओडिशा जैसे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा पीक पे 2010 और 11 के टाइम पे वो सब प्रॉब्लम्स थी। और उस समय यूथ को जो है बहुत सॉफ्ट टारगेट्स बना के एलडब्ल्यू टेररिस्ट इंसर्जेंट्स अपने अंदर इंक्लूड करके देश की नेशनल इंटेग्रिटी को हार्म पहुंचा रहे थे। तो ये आपका नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल दोस्तों कंप्लीट होता है और 2011 के बाद अभी तक लक्ष्मीकांत का जो एडिशन आया है नया 2018 तक एटलीस्ट मैं कहूँगा कि एनआईसी से रिलेटेड कोई भी ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं हुई है, ना उसकी मीटिंग हुई है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों कि फ्यूचर में नहीं हो सकती है, डेफिनेटली फ्यूचर में होगी। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते रहें, मैगजीन वगैरह पढ़ते रहें। यदि कोई अपडेट्स होंगे तो वो सारे के सारे अपडेट्स आपको याद रखने चाहिए और लक्ष्मीकांत की जो भी लेटेस्ट बुक होगी उसमें वो अपडेट नेक्स्ट एडिशन में डेफिनेटली अपडेट कर दिया जाएगा। बट आप अपने दिमाग में इस बात को जरूर ना भूलें। सारा का सारा बैकव्यू और बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। जिस प्रकार एनआईसी होता है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार एक होता है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, जिसको हम एनएफसीएच के नाम से भी जानते हैं। इसका नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का तो बहुत ही ब्रॉड बेस्ड काम है। वो नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को टेकअप करता है, उन सभी समस्याओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करता है। लेकिन जो एनएफसीएच है वो बहुत ही स्पेसिफिकली कम्युनल हार्मनी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनको डील करने में मदद करता है। तो इट वाज सेट अप इन 1992। इट वाज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एमएचए। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही आती है एंड प्रमोट्स कम्युनल हार्मनी, फ्रेटर्निटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका विजन क्या है दोस्तों? विजन वैसे तो बहुत क्लियर ऑलरेडी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिया शुड बी फ्री फ्रॉम कम्युनल एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, वेयर ऑल सिटीजन स्पेशली चिल्ड्रन एंड यूथ लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी। सिंपल है दोस्तों, विजन यही है कि कोई भी कम्युनल राइट्स और प्रॉब्लम्स ना हो, खास करके चिल्ड्रन के बीच में सारे के सारे यूथ जो है पीस एंड हार्मनी में एक दूसरे के साथ रह सके। मिशन क्या है? Promoting communal harmony, strengthening national integration, fostering unity and diversity through collaborative social action, awareness programs, reaching out to victims of violence, especially children, encouraging interfaith dialogue for India's shared security, peace and prosperity। तो ये जितनी भी चीजें हैं दोस्तों बहुत इजी हैं, सारे के सारे पॉइंट बड़े कॉमन सेंसिकल हैं। चिल्ड्रन के बीच में उनके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वायलेंस के विक्टिम्स को टेक केयर करना चाहिए, कम्युनल प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, है ना, इंडिया की पीस, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, सारी चीजें ध्यान में रखते हुए सारा का सारा प्रमोशन ये करेगा। तो ये इसका मिशन है। क्या क्या एक्टिविटीज लेता है दोस्तों, अंडरटेक करता है? पहला है दोस्तों टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ सोशल वायलेंस फॉर द केयर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एम्ड एट द इफेक्टिव रिहैबिलिटेशन। सिंपल कि चाइल्ड जो विक्टिम्स हैं वो सोसाइटल वायलेंस के जो शिकार हो चुके हैं उन या कम्युनल वायलेंस के शिकार हो चुके हैं, उन सभी को फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसे की मदद करने की वो पूरी की पूरी सहायता करता है। उनकी केयर, एजुकेशन और ट्रेनिंग की पूरी ध्यान देता है और उनका जो रिहेबिलिटेशन के लिए मेजर्स रिक्वायर्ड हैं वो लेने की कोशिश करता है। प्रमोट
communal harmony and national integration by organizing variety of activities either independently in association with education institution, NGOs and other organizations. कम्युनल हार्मनी और नेशनल इंटीग्रेशन जो है उसको प्रमोट करता है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है आइदर इंडिपेंडेंटली और इन एसोसिएशन विद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एनजीओज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कम्युनल हार्मनी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम से डील करने का काम एनएफसीएच का है। कंडक्ट स्टडीज, ग्रांट स्कॉलरशिप्स टू इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज फॉर कंडक्टिंग देम। सिंपल, कम्युनल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो रिसर्चेज हैं, जो स्टडीज हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट है, वो सभी का सभी काम ऑब्वियसली एनएफसीएच करता है। टू कन्फर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू कम्युनल हार्मनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सो जितने भी अवार्ड्स हैं वो अवार्ड्स कन्फर करने का काम आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू कम्युनल हार्मनी नेशनल इंटीग्रेशन का, ये सारा का सारा काम एनएफसीएच करता है। ऑब्वियसली अगर किसी भी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया हो, कंट्रीब्यूट किया हो कम्युनल हार्मनी को प्रिवेंट करने में, नेशनल इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाने में, तो डेफिनेटली वो सारा का सारा काम एनएफसीएच करता है। To involve central state governments, UT's administration, industrial, commercial organizations, NGOs and others in promoting objectives of foundation। बड़ा सिंपल है दोस्तों, सरकार की, गवर्नमेंट की, स्टेट हो चाहे यूटी की हो चाहे सेंट्रल हो, उसकी मदद करना फॉर, या इवन एनजीओज हो, इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, मदद करना उनकी फॉर प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाउंडेशन। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, पब्लिश मोनोग्राफ्स, बुक्स एटसेट्रा ऑन द सब्जेक्ट। अवेयरनेस फैलाना, बुक्स पब्लिश करना, लोगों को और जागरूक करना कि कम्युनल हार्मनी अच्छी नहीं होती है देश के लिए, और प्रमोट करना, ये सारे काम अगेन नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एनएफसीएच जो है करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर दोस्तों। बहुत आसान चैप्टर दोस्तों, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी ऐसा था जो आपको समझ में नहीं आया होगा, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बहुत आसानी से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे और अच्छे से पढ़ते रहेंगे, एंड डेफिनेटली मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर अभी भी बचे हुए हैं दोस्तों, इसलिए प्लीज़ कंटिन्यू मेरे साथ रहिएगा, बने रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा और मज़ेदार कंटेंट में लाता रहूँगा। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।